प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष के कोर्स में प्रतीक और बिंब है। आज हम इन प्रतीक और बिंब के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रतीक ऐसा शब्द चिन्ह है जो किसी वस्तु का बोध कराता है। वस्तुतः प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव, विचार या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए किसी देश का ध्वज उस देश की राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व करने के लिए कारण राष्ट्र के सम्मान एवं गौरव का प्रतीक होता है। प्रतीक शब्द रूप में किसी अन्य अर्थ की व्यंजना करता है, जैसे काहिरी नलिनी तू कुमलानी। इस पंक्ति में नलिनी जीवात्मा का प्रतीक है। स्पष्ट ही नलिनी शब्दार्थ न लेकर यहाँ प्रतीकार्थ ग्रहण किया गया है। प्रतीक की 4 विशेषताएं बताई गई है। प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है। वह तुरंत मन में किसी भावना को जागृत कर देती है। उस पर युग, देश, संस्कृति तथा मान्यताओं की छाप रहती है। कवियों द्वारा प्रयुक्त प्रतीक प्रारंभ में व्यक्तिगत होते हैं, पर धीरे धीरे वे रूढ़ हो जाते हैं। काव्य या साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग प्रारंभ से होता रहा है। हिंदी में सिद्ध साहित्य एवं कबीर आदि कवियों की रचनाओं में प्रतीकों का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। मेला में के अनुसार अर्थ की स्पष्टता से काव्य का आनंद कम जाता है। अतः रहस्यात्मकता प्रतीकों में यदि बात कही जाए तो वह अधिक प्रभावशाली हो जाती है। कबीर ने बूंद को जीवात्मा का तथा सागर को परमात्मा का प्रतीक माना है। यथा बूंद समान समुद्र में सोकत हेरी जाए। प्रतीकों के भेद। प्रतीकों के अनेक भेद विभिन्न आधारों पर बताए गए हैं, जिनमें प्रमुख है भावोत प्रेरक प्रतीक, जैसे कमल, चंद्रमा, कुमुदनी, जिनमें भाव या राग की प्रधानता रहती है। विचारोत्पादक प्रतीक, जिनमें वैचारिक प्रमुखता होती है, जैसे विभीषण घर का भेदी का प्रतीक, गांधी जी सत्य ईमानदारी के प्रतीक। व्यक्तिक प्रतीक, कवि के निजी प्रतीक जो उसकी अनुभूति पर आधारित होते हैं, जैसे कबीर का प्रयुक्त नलिनी जीवात्मा का प्रतीक है तो मालिकाल का प्रतीक है। परंपरागत प्रतीक, ये प्रतीक जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जैसे हंसा जीवात्मा का प्रतीक है। परंपरा मुक्त प्रतीक, ये प्रतीक नवीनता लिए हुए होते हैं। नई कविता के प्रतीक इसी वर्ग के हैं, जैसे सांप ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का प्रतीक, जिसमें दूसरों को विषधन चुबाने की प्रवृत्ति है। अगला है भावपरक प्रतीक, ये शब्दाश्रित न होकर भावाश्रित होते हैं। छायावादी प्रतीक इसी कोटि के हैं। अगला है व्याख्यात्मक प्रतीक, इनका चयन गुणों तथा विशेषताओं के कारण किया जाता है, जैसे सिंह वीरता का प्रतीक तथा गीदड़ कायरता का प्रतीक है। प्रकृति परक प्रतीक, प्राकृतिक उपादानों के लिए गए प्रतीक कमल, चांदनी आदि इसी प्रकार के प्रतीक हैं। प्रतीक काव्य भाषा का तत्व है जो भाव की अभिव्यक्ति को सबल बनाता है और भावों को मूर्त रूप प्रदान करता है। डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता है कि उपमान जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं तब प्रतीक बन जाते हैं। ऐसे प्रतीकों को स्थिर प्रतीक कहते हैं, जैसे मधुमेह वसंत जीवन वन के। इस पंक्ति में वसंत यौवन का प्रतीक है। जीवन को यदि एक उपवन मान लिया जाए तो वसंत का अर्थ यौवन ही होगा। वस्तुतः ऋतु आने पर जैसे उपवन खिल जाता है, उसी प्रकार यौवन आने पर जीवन में प्रफुल्लता, सुंदरता, मधुरता का विकास होता है। इस प्रकार साहित्य में प्रतीक के जो विविध प्रकार विविध बताए हैं वो इस प्रकार। अब हम बिंब के विषय में पढ़ेंगे। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है, जो कल्पना द्वारा ऐन्द्रिक अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। C.D. लेविस के अनुसार काव्य बिंब का ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्यानुभूति को सादृश्य तक पहुँचाने में समर्थ है।
कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता को पंत जी ने पल्लव की भूमिका में स्वीकार किया है। यह चित्र भाषा बिंब विधान से ही संभव हो पाता है। काव्य भाषा के लिए बिंब अपरिहार्य है। ये भावानुभूतियों को चाक्षुक रूप प्रदान करते हैं तथा काव्य में आकर्षण उत्पन्न करते हैं। बिंब द्वारा सृजित चित्र केवल रूप शब्द चित्र ही न हो, अपितु इन सब चित्रों को भावों और अनुभूतियों को उद्वेलित करने की शक्ति भी होनी चाहिए, तभी बिंब को सार्थक कहा जा सकता है। बिंब के 3 मूलभूत तत्व है: कल्पना, भाव और ऐन्द्रिकता। कोई भी बिंब जब निम्न गुणों से युक्त होता है तभी काव्य के लिए उपयोगी बन पाता है। बिंब के ये गुण है: भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति एवं सामर्थ्य, नवीनता एवं ताजगी, औचित्य अर्थात प्रसंग के प्रति अनुकूलता एवं सार्थकता। चौथा है सजीवता, अर्थात बिंब इतना स्पष्ट होना चाहिए कि प्रमाता तुरंत ऐन्द्रिक साक्षात्कार कर सके। बिंबों के भेद। बिंबों के अनेक भेद विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर किए हैं, जिनमें से प्रमुख है ऐन्द्रिक बिंब। इसके अंतर्गत निम्न भेद आते हैं। पहला है साक्षुक बिंब, श्रव्य या नादात्मक बिंब, स्पर्श बिंब, घ्रातव्य बिंब, आस्वाद्य बिंब, काल्पनिक बिंब, स्मृति बिंब और कल्पित बिंब। तीसरा है प्रेरक अनुभूति के आधार पर सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तत्कालिक बिंब, संकुल बिंब, भावातीत बिंब, विकीर्ण बिंब। बिंब की समानता सादृश्य मूलक अलंकारों से बताई जा सकती है। डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी के अनुसार बिंब प्राय अलंकारों की सहायता लेते हैं और इसी प्रकार अलंकार अंततः बिंब को ही लक्ष्य करते हैं। एजरा पाउंड के शब्दों में बिंब बौद्धिक और भावात्मक संस्कृति को उपस्थित करता है। वह संप्रेषित भाव को तीव्र बनाता है तथा किसी अनुभूति को प्रतिबिंबित ही नहीं करता, अपितु उसे एक नए स्तर पर पुनर्निर्मित भी करता है। बिंब का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है काव्य भाषा को संक्षिप्त, केंद्रित और संगठित करना। शब्द की अपेक्षा बिंब अधिक संदर्भ सापेक्ष होता है। डॉक्टर केदारनाथ सिंह के अनुसार बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है। वह अपनी ध्वनियों और संकेतों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। वह अभिधा की अपेक्षा लक्षण और व्यंजना पर आधारित होता है। तो छात्रों, अभी हमने बिंब और प्रतीक के विषय में जानकारी प्राप्त की है। हम जब किसी भी कवि का विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो मैं आपको प्रथम वर्ष से बताती आ रही हूँ कि प्रतीक है ये बिंब खींचा गया है, ये प्रतीक खींचा गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रतीक और बिंब क्या है, उसके अनुसार हमें किस तरह से अपनी कविता का और अपने उसका कवि का विश्लेषण करना है। धन्यवाद।